अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 लेक्चर नंबर होगा ये 11। ठीक है बेटा। जैसा कि मैं लास्ट कह रहा था कि मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको वर्कशीट की तरफ बढ़ने से पहले वो क्लियर करता जा रहा हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में करेक्शन ऑफ एरर का वो एक सवाल करवाया। यहाँ पर एक और चीज़ है, और आज जो टॉपिक है वो एडजस्टिंग एंट्रीज से रिलेटेड है। अब देखो, एक बात तो ये जहन नशीन कर लो कि एडजस्टिंग एंट्रीज आपको पढ़ाई गई हैं, आपको बताई गई हैं। याद रखिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज ख़त्म नहीं हुई है, एडजस्टिंग एंट्रीज चलती रहेंगी, एडजस्टिंग एंट्रीज से रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी, नई नहीं होंगी, मगर उनका अंदाज थोड़ा सा पिछले वाले के मुकाबले में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। पूछने का, बताने का, समझाने का, वो आपके लिए एक नया है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ आज समझाने जा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आया था शायद 2017 के अंदर। ये भी एक सवाल था वैसे तो एडजस्टिंग एंट्री का, 2017 का रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 था ये, समझे। लेकिन अब अगर मैं ये 2017 रेगुलर का ये क्वेश्चन आपको करवाने जाता हूं, तो इसमें 2017 रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 3 को करवाने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। वो चीज क्या है कि आप ये जहन में अच्छी तरह रखिए कि देखिए, आपको अगर प्रीपेड वाली 6th एंट्री सिखाई तो आपको एक बात सिखाई कि जनाब, अगर आपको लिखा हुआ नजर आता है, क्या लिखा हुआ नजर आता है एडजस्टमेंट डाटा में, कि जनाब लिखा हुआ आया प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ₹1000। तो हमने कहा जैसे ही आपको ये प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000 ये नजर आया तो आप समझ गए कि अच्छा जी, ये प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर होने का जिक्र है। आप फौरी तौर पे चले गए और जाके आपने ट्रायल बैलेंस में चेक किया कि ट्रायल बैलेंस में वो क्या रिकॉर्डेड है। तो आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस में भी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फर्ज कीजिए लिखा था प्रीपेड इंश्योरेंस ₹5000। अब अगर ये ₹5000 प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में था तो आपको क्या सिखाएंगे कि भाई आप क्या बनाएंगे, एडजस्टिंग एंट्री बनाइए। एडजस्टिंग एंट्री यानी मैं अभी आपको कोई नई बात नहीं सिखा रहा, मैं आपकी बताई हुई बात, जो सीखी हुई बात है वो समझाना चाहता हूं। तो आपने कहा कि अच्छा सर, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में था तो हम एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट कर देंगे कौन सी चीज, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, और जो चीज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में थी उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अब जब एक्सपेंस डेबिट में आ जाता है तो हमने ये भी सीखा था कि फिर अमाउंट कौन सी चाहिए होती है, हमें अमाउंट चाहिए होती है जो अमाउंट एक्सपायर्ड हो चुकी होती है। एडजस्टमेंट डाटा में वो बता कौन सी अमाउंट रहे हैं, एक्सपायर्ड बता रहे हैं। तो एंट्री के अंदर कितनी अमाउंट आएगी, इस एंट्री के अंदर अमाउंट आएगी ₹1000। ₹1000 जब अमाउंट आ गई आपके पास यहां पर, तो सीधी सी बात है कि आपने इस तरह सीखा था और आप बनाते थे। लेकिन अब जरा एक समझिए कि बाज़ औकात आपको ट्रायल बैलेंस में आप जाते हैं जो कि 2017 में है, आपने एडजस्टमेंट डाटा में लाइन पढ़ी, क्या पढ़ी लाइन, प्रीपेड इंश्योरेंस फर्ज करो 1000। ये कहां लिखी हुई लाइन, एडजस्टमेंट डाटा में। आपने बोला अच्छा ठीक है जी, फौरन आप ट्रायल बैलेंस में गए। ट्रायल बैलेंस में जब आप जाते हैं तो आपको डेबिट साइड पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ मिला, और साथ ही आपको लिखा हुआ मिल गया इंश्योरेंस एक्सपेंस। लेट सपोज इसमें 5000 की अमाउंट थी, इसमें 2000 की अमाउंट। अब आप चकरा के रह जाएंगे, क्योंकि आपने तो सीखा था कि यार, आपको तो ये सिखाया गया था कि अगर प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो या तो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा या इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा, दोनों में से कोई एक अकाउंट होगा, जो अकाउंट होगा उसको क्रेडिट करो, दूसरे को डेबिट करो और बना दो। लेकिन यहां इस तरह के ट्रायल बैलेंस में दोनों अकाउंट है। अब हम क्या करें, तो पहले तो इस बात की लॉजिक समझो कि आखिर दोनों अकाउंट क्यों है। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं है। देखो, बुनियादी तौर पर होता है क्या, आपने प्रीपेड इंश्योरेंस था पिछले साल, आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस खोला, तो जानते हैं आपने जब प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से था और आपने यहां इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा, तो अगले साल लाजमी सी बात है कि ये दोनों अकाउंट अपीयर हो जाएंगे बुक के अंदर।
क्योंकि आप पिछले साल प्रीपेड इंश्योरेंस था और आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को एंट्री बनाई, तो ये एंट्री के साथ ही एक नया अकाउंट आपकी बुक्स में खुला और अगले साल भी वो अकाउंट क्या हो जाएगा, मूव ओवर हो जाएगा। या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लो, क्योंकि बाद वक्त क्लोजिंग में खत्म हो जाता है, वो तो सही है प्रॉफिट और लॉस निकाले, लेकिन दूसरी बात ये समझ लो कि होता ये है कि बेसिकली बाज औकात हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो जैसे इसमें हमने सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस में रिकॉर्ड किया इंश्योरेंस, बाज औकात कोई आदमी प्रीपेड इंश्योरेंस में भी रिकॉर्ड कर लेता है और इंश्योरेंस एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर लेता है। यानी आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो फीडिंग कर रहे हैं डाटा, कुछ लोगों ने कुछ इंश्योरेंस पे हुआ उसको प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उस प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। यानी आज हम जो एडजस्टिंग एंट्रीज की चीजें सीखने जा रहे हैं उसमें हमें क्या नजर आएगा, उसमें यह नजर आएगा कि हमें माजी की तरह एक अकाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि अगर वो अकाउंट थे तो दोनों मिलेंगे। मसलन ऑफिस सप्लाईज होता था तो उसमें ऑफिस सप्लाईज या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस था, एक मिलता था, आज दोनों मिल जाएंगे, ऑफिस सप्लाईज भी होगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी होगा। कहां? ट्रायल बैलेंस में। इसी तरह कमीशन इनकम था तो कमीशन इनकम भी है और अनअर्न्ड कमीशन भी है, दोनों है। तो इस सूरत में हमें एडजस्टमेंट का तरीकेकार क्या होगा? बहुत ही आसान तरीकेकार है। आपको सिर्फ एक काम समझना है कि एक चीज होगी ट्रायल बैलेंस में और एक चीज होगी एडजस्टमेंट डाटा में। बेशक आप अगर नीचे यहां प्रीपेड इंश्योरेंस देख रहे हैं तो आप ट्रायल बैलेंस में भी प्रीपेड इंश्योरेंस को देखें, यानी आपने प्रीपेड का जिक्र है तो प्रीपेड को कंपेयर करें, और अगर कभी एडजस्टमेंट डाटा में इंश्योरेंस एक्सपेंस का जिक्र आए तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को एक्सपेंस से कंपेयर करें। यानी मैं अगर इसको एक मिनट ये साफ कर दूं, वहां पर बात करूं ऊपरी वाले को लेते हुए कि आपको अगर ये है ट्रायल बैलेंस और ये है एडजस्टमेंट डाटा, ठीक है? अब समझो, ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? 5000, एक्सपेंस कितना था? 2000, नीचे बताया प्रीपेड इंश्योरेंस है 1000। अब तुम इन प्रीपेड इंश्योरेंस अगर दिया है और ऊपर भी दोनों है मौजूद, तो तुम इसको एक्सपेंस को भूल जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस को कंपेयर करो। पहले कितना था? 5, अब कितना रह गया? 1। सोचो प्रीपेड को बढ़ाना है कि कम करना है? याद रहे पहले था, ये शुरू में था 5, अब कितना रह गया? 1, तो 4000 से कम हो गया। तो अगर इसकी एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनाओगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। कितने से? 4000 से। क्यों? क्योंकि आपने प्रीपेड डेबिट में था पहले 5000, अब रहना चाहिए सिर्फ 1000, तो 4000 कम कर दो। अच्छा, इसी तरह अगर फर्स्ट करो इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा हुआ आ जाता, थोड़ी देर के लिए बता रहा हूं कि फर्स्ट करो लिखा हुआ आ जाता 3000। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीपेड को छोड़ दो, इंश्योरेंस एक्सपेंस को इंश्योरेंस एक्सपेंस के साथ कंपेयर करो। बताओ इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है? 2, अब यहां कितना है? 3। क्या करना है? बढ़ाना है या कम करना है? यानी पहली चीज अच्छी तरह लॉजिक समझ लो कि अगर ट्रायल बैलेंस में दोनों चीजें हैं और नीचे एडजस्टमेंट बता रहा है, तो जिस बात की बात कर रहा है, प्रीपेड कर रहा है तो प्रीपेड के साथ देखो, एक्सपेंस कर रहा है तो एक्सपेंस के साथ देखो, और उसके बाद ये सोचो बढ़ाना है या कम करना है। तो सोचो शुरू में एक्सपेंस कितना था? 2000, अब एक्सपेंस कितना है? 3000। बताओ ज्यादा करना है कम करना है? ज्यादा करना है। ज्यादा करना है तो एक्सपेंस डेबिट, यानी क्या एंट्री बनेगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। कितने से? इन दोनों को कंपेयर करो 1000 से। अब यहां पर ये रूल याद रख लेना। क्या है रूल? कि एक्सपेंस और एसेट्स, ये ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेंस और एसेट्स को जब भी बढ़ाना हो तो वो हमेशा डेबिट होते हैं, और जब वो डिक्रीज होना करना होता है तो उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। और लायबिलिटी के साथ, क्योंकि अभी उसमें आएगा, लायबिलिटी का भी आएगा और रेवेन्यू का भी आएगा। लायबिलिटी और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसी चीज को लेकर अब मैं वो सवाल करवाता हूं आपको, 2017 का क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए 2017 का ये क्वेश्चन किस तरह से आप कर सकेंगे और क्या आपके पास होगा। 2017 का क्वेश्चन सामने निकालिए। अब 2017 का, यानी बस ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों चीजें हो तो हमने उसको उसके साथ कंपेयर करना। तो किस तरह करेंगे? 2017 के इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में जब ये क्वेश्चन आया तो आपके पास मौजूद था कि जनाब प्रीपेयर नहीं, वो तो ऊपर वाले का रिक्वायर्ड स्टोर्स नेम ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट। आप देखिए कि उन्होंने लाइन से ट्रायल बैलेंस दिए। आपने देखा तो पहला अकाउंट है स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस भी है, जिसमें बैलेंस लिखा हुआ है 2000। उसी के नीचे स्टोर सप्लाईज है जिसमें बैलेंस है 2800।
फिर है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस और उसी के नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस, दोनों में बैलेंस है। फिर रेंट इनकम भी है, अनअर्न्ड रेंट भी है, और आखिर में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी है और ऑफिस सप्लाई। यानी हर अकाउंट का जो दूसरा काउंटर पार्ट तुम इजाद करते थे अपनी एडजस्टिंग एंट्री में, इस वक्त दोनों ट्रायल में खुले हुए। तो इस तरह के केस को कैसे करना। अच्छा, इन्होंने सवाल में बस ये कर दिया कि प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल टू एडजस्ट द अकाउंट अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट कंडीशन। अब यहां पे इन्होंने ए बी सी डी ई 4 कंडीशन दिए। अच्छा, ये ध्यान में रख लेना कि जब हम ए कर रहे होंगे, ट्रायल एक ही है, ठीक है, एडजस्टमेंट 4 अलग अलग है। यानी ए जब कर रहे होंगे तो बी सी डी को भूल जाएंगे, और जब बी कर रहे होंगे तो ए सी डी को भूल जाएंगे, सी कर रहे होंगे तो ए बी और डी को भूल जाएंगे। हर केस में ट्रायल सेम है, कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए जरा सा समझ। और आखिरी चीज ये ध्यान रहे कि अब यहां रूल क्या है कि अगर जिस अकाउंट को हम पढ़ रहे होंगे, ट्रायल में जाकर उस अकाउंट को चेक करेंगे, जिस अकाउंट के बारे में एडजस्टमेंट डेटा बताएगा उसको लेकर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, देखेंगे बढ़ाना है या कम करना है। बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, कम करना होगा तो कम कर देंगे। और रूल ये याद रखेंगे कि वो एसेट है तो बढ़ाते हुए डेबिट होगा, कम करते हुए क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है तो बढ़ाते हुए डेबिट क्रेडिट होगा, और कम करते हुए डेबिट होगा। तो पहला केस, पहला पॉइंट 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3, केस ए क्या कहता है? ऑन दिसंबर 31 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 750। अब देखो किसकी बात हुई? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब यहां पे याद रहेगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा नाम है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कहने लगे हैं भाई 750। जाओ फॉरेन ट्रायल बैलेंस में जाके देखो कि वहां पर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है? 1050। नजर आ रहा है? तीसरे नंबर पर लिखा है। तो अब जरा खुद सोचो, शुरू में इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना था? 1050, और नीचे कितना बता रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस? 750। कैलकुलेटर हाथ में रखिए, मैं माइनस करके बोलूं तो माइनस कर दीजिए, बताइएगा कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आप खुद कीजिए माइनस 1050, यानी 1050 से माइनस कीजिए 750। आपके पास जो फिगर आ रही होगी इट वुड बी 300 रुपीज, ठीक है ना? 1050 माइनस 750, 300 रुपीज। अब बताइए, पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस जो था वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो था 1050 था, अब रह गया 750। तो इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड की नेचर क्या होती है? एसेट। एसेट 1050 से कम होके 750 पे लाना है। तो एसेट को कम करना है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। यानी एंट्री क्या बनेगी केस ए में? जो पहली बनेगी वो बनेगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को कम करना है तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। अब डेबिट क्या होता है? तो डेबिट वही होगा जो होता है क्या? इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस को भी देखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 300 से बना दी, क्योंकि आप अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को कम कर रहे हैं, ठीक है। हमें मजीद देखो, अब आओ आगे। स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड। स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड, ऑन हैंड का मतलब है अनयूज, अनयूज जो बचा हुआ है। कितना है स्टोर सप्लाईज? स्टोर सप्लाईज है 300, ठीक है, सिर्फ स्टोर सप्लाईज 300 है। जबकि ऊपर जाकर देखो तो दोनों अकाउंट थे, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस भी था और स्टोर सप्लाईज भी था। तो जो स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस है वो होता है यूज, और जो सिर्फ स्टोर सप्लाईज है वो होता है अनयूज्ड। तो स्टोर सप्लाईज कितनी थी? 2800, और नीचे कह रहा है स्टोर सप्लाईज है ऑन हैंड सिर्फ 300, यानी कितना था? 2800, 2800 माइनस कर दीजिए इसमें से कितना? 300, क्योंकि अब कितना रह गया? सिर्फ 300 रह गया। तो 2500 आया या नहीं आया? तो क्या हुआ? स्टोर सप्लाईज को क्या करना है? 2800 से कम करके लाना है, सिर्फ कितने पे? 300 पे। तो क्या डेबिट होगा? स्टोर सप्लाईज पहले एसेट है, उसको कम करना है, तो स्टोर सप्लाईज क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि स्टोर सप्लाईज को कम करना है, कितने से? 2500 से, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि आपने हमेशा, अच्छा ये ऐसी चीज है जैसे अगर पहली दफा मैं भी समझ में नहीं आया तो पढ़ते जा रहा हूं मैं, जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे समझ में आता चला जाएगा। और जब भी बढ़ाना है तो उल्टा चलना है, यानी बढ़ाना है तो डेबिट और कम करना है तो ये। अब इसी दफा एक दफा और देखो पहले। एंड अच्छा, अब ये है कि ए में तीसरा वाला आ जाता है। ए का थर्ड पॉइंट जो है ना रेंट का, एक काम करते हैं, पहले मैं थर्ड पॉइंट की जगह छोड़ देता हूं,
इनको एक साथ करेंगे। पहले हम ये वाला करते हैं, सारे डेबिट वाले एक साथ कर लेते हैं, ताकि डेबिट वाले सारे एक साथ हो जाएंगे तो पहले डेबिट वाले समझ में आ जाएंगे, फिर हम जाके ये थर्ड पॉइंट कर लेंगे। ठीक है ना, इसको भी मैं थर्ड पॉइंट को भी हाथ नहीं लगा रहा। अब हम आते हैं पहले केस बी की तरफ। याद है, आप केस ए को भूल जाइएगा, अब सिर्फ केस बी, लेकिन ट्रायल बैलेंस सब में सेम है। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस यही है, तो केस बी करवाता हूं। और मैं अभी केस बी में देखिए, फिर आया केस बी में क्या, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना, 1200। अब बताओ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है, 1200 है। फिर जाओगे फॉरेन ट्रायल बैलेंस में, अब जाके देखो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना था, 1050। अब बताओ, यानी पहले इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, शुरू में अनएक्सपायर्ड पड़ा हुआ 1050, जबकि तुमने साल के आखिर में हिसाब लगाया तो वो बना 1200। पिछले वाले केस ए में ज्यादा, ट्रायल बैलेंस में ज्यादा था, नीचे कम था, तो हमने कम करना था तो अनएक्सपायर्ड को क्रेडिट किया। इस दफा उल्टा हो रहा है कि तुम्हारे पास अनएक्सपायर्ड जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है वो सिर्फ 1050 शो हो रहा है, जबकि नीचे वाले हिस्से में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कह रहा है, आखिर में कह रहा है 1200 है। तो आपको बढ़ाना है, 1050 और 1200 का डिफरेंस होता है 250। ठीक कह रहा हूं, 1050 1050 को माइनस कीजिए 1200 से, आपको आ रहा होगा 250 या 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। 1200 से 150 माइनस कर दीजिए। तो आप यहां पर अब जब बढ़ाना है तो आपकी एंट्री होगी 1200 माइनस 1050, 1200 माइनस 1050। पहली एंट्री बनेगी आपकी, अब क्या बनेगी इसकी पहली एंट्री, अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट होगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 150 से। सही कह रहा हूं, क्योंकि आपने 1050 को ले जाना था 1200 पे, तो ये सीधी सी बात है कि आपने बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका भी जो दूसरा पॉइंट है वो अनअर्न्ड रेंट का है, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, ये भी हम इसके साथ जब इसका करेंगे तो इसको देखेंगे। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट करते हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, केस सी करते हैं। ब्लू मार्कर कहां चला गया, क्या होगा, केस सी। केस सी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो केस सी में हमें नजर आ रहा है क्या, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस फॉर द ईयर 4500। अब देखो, फॉर द ईयर एक्सपेंस आ गया, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस की बात हो रही है। अगर याद करो तो उससे पहले स्टोर सप्लाईज का था, अब एक्सपेंस की बात हो रही। कहने लगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस फॉर द ईयर है 4500, कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की अमाउंट है 4500। अब जरा ट्रायल बैलेंस में जाकर देखो तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना है, 4200। तो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है 4200, जबकि साल के आखिर में कह रहा है पूरे साल का होना कितना चाहिए, 4500। तो अब सोचो एक्सपेंस के अकाउंट को बढ़ाना है या कम करना है। यकीनन आपको समझ में आया होगा कि 200 था, 4200 था, और होना कितना चाहिए, 4500। तो बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए एक्सपेंस के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। यानी आपकी पहली एंट्री केस सी में क्या होगी, पहली एंट्री होगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। 4500 और 4200 का डिफरेंस बनता है 300 रुपए। ठीक है, अच्छा, अब इसी के बाद इसका आखिरी था, इसमें भी आखिरी था रेंट के हवाले से। ठीक है ना, तो अभी इस रेंट वाले को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि रेंट भी जो है इनकम है, रेंट अर्न वाली बात होगी। जिस तरह यहाँ इन्होंने सप्लाई वगैरह की उसके, तो वहां पे रेंट और अनअर्न की बात है। लास्ट केस डी को देख लेते हैं, केस डी का पहला पार्ट देख लेते हैं, क्या है केस डी का लास्ट पार्ट। केस डी में कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर 1000। अब आगे बढ़ने जरूरत नहीं, बस इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर 1000 कह रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस पूरे साल का कितना होता है, 1000 होता है। अब ऊपर देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, 750। तो इसका मतलब है इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितना ट्रायल में, 750, और आखिर में कितना हो रहा है, 1000। तो क्या हुआ, इंश्योरेंस एक्सपेंस को बढ़ाना है कि कम करना है, बढ़ाना है। कितने से, 250 से। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी,
इस केस डी की इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने से 750 माइनस 1000 बनता है मेरा ख्याल है। अगर मैं कोई अमाउंट गलत लिख दूं टोटल माइनस करते हुए तो भाई इस वक्त जो है ना अमाउंट को समझ लेना सही है। कितना है 1000 और ये 250 बनेगा, ठीक है, क्योंकि बोलते हुए मैं जो है वो आगे पीछे हो रहा हूं। तो अब यहां तक अभी तक जो मैंने करवाया या इस बात में जो आपसे डिस्कस किया उन सब में एक ही बात है। क्या एक ही बात है कि एक दफा यानी बुनियादी नुक्ता यह है कि जिस चीज की बात हो रही याद रहे कि जब अनएक्सपायर्ड की बात हुई तो अनएक्सपायर्ड को देखो, जब एक्सपेंस की बात हुई तो एक्सपेंस को देखो, और सिर्फ इतना सोचो कि बढ़ाना है जितना ट्रायल बैलेंस। देखो याद रखना ट्रायल बैलेंस में पुराने बैलेंस है, पहले का बैलेंस है, हमें असल में ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंस लेकर आना है जो एडजस्टमेंट ने बताया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस उसके बराबर होना चाहिए जितना एडजस्टमेंट डेटा का बैलेंस है। तो इसलिए सोचना यह है कि जितना ट्रायल बैलेंस में है एडजस्टमेंट डेटा से अगर वो ज्यादा है तो उसको कम करना है, जैसे अब इस वाले में कम किया था, और अगर इसमें आ जाओ तो बढ़ा दिया था। तो ये दोनों केसेस के जो एंट्रीज है ना मेरे सामने एक दूसरे के अपोजिट सिखा रहे, बताना चाह रहे कि कब बढ़ाना है और कब कम करना है इस हिसाब से। अब लेकिन ये थे सारे अभी तक ये जितने भी मैंने एंट्री बनाई ये सारे एक्सपेंसेस और एसेट्स के थे। जिसमें बढ़ाना था तो डेबिट किया और क्रेडिट कम करना था तो क्रेडिट किया, और दूसरा काउंटर पार्ट वही आना है। यानी अगर एक्सपेंस को लाया तो सप्लाईज आया, अगर एक्सपेंस आया तो अनएक्सपायर्ड आया, सप्लाईज एक्सपेंस सप्लाईज, उल्टा वही आना है, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं है। अब आ जाओ वो पॉइंट्स जो लायबिलिटी के, इनमें बस अब याद रखना अब तक हम डेबिट 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 कर रहे थे ना, अब बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करेंगे, कम करना होगा तो डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर बढ़ती है तो क्रेडिट में और कम होती है तो डेबिट में आती है। आइए जरा पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट में एक केस में थर्ड पॉइंट एंड करके उन्होंने लिखा था, मतलब जिसमें यहाँ पे सप्लाईज खत्म किया था, रेंट कलेक्टेड इन एडवांस 3000। अब याद रखो रेंट कलेक्टेड इन एडवांस का मतलब है अनअर्न्ड रेंट। अब याद रखिएगा रेंट एडवांस चाहे वो अनअर्न्ड का मतलब है। तो अनअर्न्ड रेंट बता रहा है 3000। अब जाओ ट्रायल बैलेंस में देखो अनअर्न्ड रेंट कितना है, क्रेडिट साइड में चेक करो, देखो नजर आ रहा है अनअर्न्ड रेंट 2000 है। तो रेंट कलेक्टेड इन एडवांस का मतलब है अनअर्न्ड, अनअर्न्ड है होना, आखिर बता रहे हैं अनअर्न्ड को होना चाहिए 3000, लेकिन ऊपर अनअर्न्ड बता रहा है कितना 2000। अनअर्न्ड शुरू में कितना है 2000, कह रहा है होना कितना चाहिए 3000। तो अनअर्न्ड को क्या करना है बढ़ाना है, बढ़ाना है तो लायबिलिटी है अनअर्न्ड, लायबिलिटी अनअर्न्ड बढ़ेगी तो क्रेडिट में आएगी। यानी क्या एंट्री बनेगी, मैं इसको बल्कि बिल्कुल डिफरेंट वर्जन बनाता हूं ताकि ये अलग नजर आए ब्लू कलर से। यानी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी अनअर्न्ड को बढ़ाना है तो अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट हो जाएगा, और अनअर्न्ड रेंट का दूसरा पार्ट होगा लाजमी सी बात है या तो रेंट इनकम या कह सकते हो रेंट अर्न्ड। तो देख लो तो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, रेंट इनकम लिखा है, तो रेंट इनकम बाद अर्न भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, इनकम और अर्न एक ही बात है। तो कितना बढ़ाना था 2000 से ले जाना था उसको कितने पर 3000, यानी कितने से आ जाएगा 1000 से। मुझे बताना जरूर कि समझ में आया या नहीं आया पॉइंट, ठीक है। अब इसी का बी पॉइंट का थर्ड बी का दूसरा पॉइंट अनअर्न्ड रेंट कहता है 1500। यहाँ अनअर्न्ड लिखा, ऊपर लिखा था रेंट इन एडवांस, तो उसका मतलब भी अनअर्न्ड था यहाँ, लेकिन अनअर्न्ड खुद ही लिख दिया। हर केस अलग है, फिर दोहरा रहा हूं, अब ये केस हो गया तो खत्म, अब ये अलग केस। अगले केस में अनअर्न्ड रेंट कहता है 1500, ट्रायल बैलेंस में सोचो अनअर्न्ड कितना था 2000, यानी 2000 था होना कितना चाहिए 1500। तो क्या करना है कम करना है, अनअर्न्ड लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट, यानी इसकी एंट्री क्या होगी अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। कितने से 1500 और 2000 का फर्क बनता है 500 रुपए से, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ू, कहने लगा रेंट अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। अब ये वो पॉइंट हो गया जो पांचवी एंट्री थी कि रेंट अर्न तो हो गया है मगर रिसीव नहीं हुआ। अगर हम ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे तो वहां रिसीवेबल का कोई जिक्र नहीं है वहां, क्योंकि ये वहां जिक्र है अनअर्न्ड और रेंट इनकम का, लेकिन ये कह रहा है रेंट अर्न्ड बट नॉट रिसीव। तो इसमें ट्रायल बैलेंस में अभी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रायल में ये जो रेंट अर्न्ड हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो यह है रिसीवेबल, और ट्रायल बैलेंस में सिरे से रिसीवेबल है ही नहीं। तो हम अपनी एंट्री इसमें सिंपल बनाएंगे, क्या बनाएंगे रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट,
ठीक है, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, कितने से 3,000। अगर तुम्हारे ध्यान में सवाल आए कि सर अगर रिसीवेबल होता तो, फिर वही बात होती, रिसीवेबल होता तो बढ़ाना है या कम करना है। जितना रिसीवेबल होता उतना आप बढ़ा देते, जितना कम होता कम, यानी बिल्कुल वही बात जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में अगर होता रिसीवेबल, अभी नहीं है तो डायरेक्ट उसी से बना दो जितनी अमाउंट है, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। लास्ट वाला पॉइंट जरा सा देखो, जो डी का केस है ना, ये था एक जरा सबसे इंपॉर्टेंट, इम्तिहान में भी कॉपी चेक करते हुए बहुत से बच्चों ने ये सब सही बनाया था, लास्ट वाले में मार्क खाए थे। ये जो लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं, रेंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 6,500 of which 1,000 is still receivable। देखो अभी क्या है कि रेंट अर्न हुआ 6,500, ये समझ लेना, रेंट अर्न हुआ 6,500, जो 6,500 हो गया ना, ये है हमारा रेंट इनकम। ये लिखा था ना इनकम का मतलब रेंट, कि रेंट इनकम है या रेंट अर्न हो चुका है 6,500, बट स्टिल इसमें से 1,000 रुपए ऐसे हैं जो क्या है, रिसीवेबल हैं। समझ में आई बात? तो अब इसको कैसे बनाया जाए, तो आप देखो जाके पहले रेंट इनकम था कितना, तो आपको नजर आ रहा है रेंट इनकम था 4,000, ठीक है 4,000। आपने 4,000 रेंट इनकम था, और अब ये कह रहा है कि रेंट इनकम जो आपने पूरा, कहां चलेगी लाइन, रेंट इनकम जो पूरे साल की होनी चाहिए वो 6,000 होनी चाहिए, जबकि केस डी के पॉइंट नंबर 2 में आप जो रेंट इनकम को लाना है वो लाना है 6,500 तक, जबकि रेंट इनकम अभी ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है 4,000। इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस बनता है 2,500, क्योंकि रेंट इनकम ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी शो हो रहा है 4,000, जबकि वो कह रहा है पूरे साल का होना कितना चाहिए 6,500, तो 6,500 और 4,500 आ गया। अब बात आ जाती है कि इसमें से रिसीवेबल कितना है, तो रेंट रिसीवेबल इसमें है 1,000 से डेबिट कर। अब लेकिन बाकी कहां जाएगा, तो तुम जानते हो कि इसका मतलब है बाकी जो रेंट है वो, क्योंकि रेंट इनकम के अपोजिट दूसरा कौन सा अकाउंट होता था, अनअर्न्ड रेंट, तो ये जो बाकी 1,500 रुपए हैं वो किसमें आ जाएंगे, अनअर्न्ड रेंट में आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकली जरा सा एक ग्लिच था जो कि समझना है, और वो सादा सी बात है कि आप कहते हैं कि रेंट इनकम 6,500 होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में दो चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम है 4,000 और ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड रेंट है 2,000, और कह रहा है रेंट इनकम 6,000, तो आप 6,000 4,000 को 6,500 करना है, तो आपने रेंट इनकम को 2,500 से क्रेडिट कर दिया। लेकिन जितने भी रेंट इनकम है उसमें 1,000 रुपए रिसीवेबल है, 1,000 रुपए से रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिए, बाकी सारा जो चला जाएगा वो किसमें चला जाएगा, अनअर्न्ड रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक मौजूद है सवाल, इसको बैठिए सुकून से देखिए, इसको 2-3 दफा कीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल होता है लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, कहोगे एक बार फिर बता दूंगा, लेकिन अभी बाकी सारे पॉइंट को जरूर समझ लेना कि अगर सेम अकाउंट आ जाए तो सेम को सेम के साथ कंपेयर करते हैं, बढ़ाना होता है तो डेबिट, कम करना होता है तो क्रेडिट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।